वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी, जिसमें हमारी प्रयास, हमारी कोशिश ये रहती है कि आईपीओ से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। और इसमें चाहे वो एसएमई क्षेत्र के आईपीओ हों, मेन बोर्ड के आईपीओ हों, मैनेजमेंट क्या कह रही है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कह रहे हैं, इसके अलावा ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना देखने को मिल रहा है, ब्रोकर्स की राय क्या है, इन तमाम चीज़ों, तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करते हैं। और कई बार तो आईपीओ खुला हो ना खुला हो, उससे पहले से हम तैयारियां शुरू कर देते हैं। और आज का ये सेगमेंट आपको बता दें कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है, एक तो हमारे साथ एक खास मैनेजमेंट जुड़ रही है, और साथ ही साथ आज आईपीओ की जानकारी लेकर के हमारे जो परम मित्र हैं संदीप ग्रोवर जी, वो आज उपस्थित हुए हैं। और संदीप जी ने इतने दिनों तक हमारी अनुपस्थिति में हेलो मनी 9 की कमान बखूबी संभाली है। और हमारे साथ बीएलएस सर्विसेज के चेयरमैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सर, शेखर जी आपसे बातचीत शुरू करें। और आपसे हमारी बहुत डिटेल में बातचीत हुई थी जब आप डावोस में थे, तो आपसे और ज़्यादा डिटेल में बातचीत करेंगे सर। लेकिन आपकी कंपनी क्या करती है और किस तरह के कार्यक्षेत्र में है, इसके बारे में ज़रा संदीप जी से पहले जानकारी ले लेते हैं। तो संदीप जी बताइए, क्या कुछ जानकारी है, कंपनी क्या कुछ कर रही है, भविष्य की क्या कुछ योजनाएं हैं? पहले अगर विपुल जी इसके आईपीओ के बारे में आपको बता दूं तो ये 30 जनवरी यानी कि कल खुलेगा, 1 फरवरी तक खुला रहेगा। 129 से 135 रुपये इसका जो प्राइस बैंड है वो तय किया गया है। करीब करीब 131 करोड़ रुपए ये कंपनी जुटाना चाहती है और पूरा फ्रेश इशू है। 2.3 करोड़ शेयर ये कंपनी इसमें इशू करेगी और पूरा जो पैसा है फ्रेश इशू के जरिए इस कंपनी के पास आता वो दिखेगा। 311 करोड़ रुपए के आसपास की रकम। इसमें एक और जो ध्यान देने वाली बात यह है कि बीएलएस इंटरनेशनल की सब्सिडरी कंपनी है और उस कंपनी के शेयरधारकों को इस आईपीओ में रिजर्वेशन है 10% हिस्से के लिए। 2.3 करोड़ शेयर्स इशू होंगे, उसमें से 23 लाख शेयर जो हैं वो आरक्षित हैं, वो रिजर्व्ड हैं बीएलएस इंटरनेशनल के शेयरधारकों के लिए। और दूसरी अच्छी बात यह है कि आरक्षण के साथ साथ उनको डिस्काउंट भी मिलेगा। 7 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड में अगर 135 रुपये पे बुक बनती है तो 128 रुपये पे उनको ये शेयर अलॉट होते हुए दिखेंगे। और ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देखें इस इशू को तो 145 रुपये के आसपास का नजर आएगा। 135 रुपये पर अगर बुक बनती है हायर साइड ऑफ द प्राइस बैंड तो भी आपको 145 रुपये के आसपास का जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है वो फिलहाल इस कंपनी के लिए नजर आएगा। अब थोड़ा मैं इसके बिजनेस के बारे में बता दूं तो ये कंपनी खासतौर पे 3 वर्टिकल्स में काम करती है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज ये जो मेजर बैंक्स हैं इंडिया में उनको प्रोवाइड करती है। दूसरा सेगमेंट है असिस्टेड ई सर्विसेज का और तीसरा है ई गवर्नमेंट सर्विसेज। ये 3 मुख्य सेगमेंट्स हैं जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है। तो आप इसका जो बिजनेस मॉडल है उसमें आप मान सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये B2B यानी कि जो बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट है उसके लिए ही कामकाज करते हैं। जी चलिए, तो अब शिखर जी को जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। पहले तो शिखर जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके नया आईपीओ आया है, हमारी तरफ से मनी 9 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपने दर्शकों को बता दें कि जब हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी शिखर जी से, जब दावोस से सीधे, तो शिखर जी ने बताया था कि 1 महीने के अंदर अंदर वो जो है अपना आईपीओ लेकर के आ जाएंगे। और कमिटमेंट देखिए कि जो कहते हैं वो करते हैं, और मुझे लगता है कि 2-3 हफ्ते हुए नहीं और आईपीओ जो है कंपनी का आ गया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। पहले तो आपकी कंपनी के बारे में ही जानना चाहेंगे कि इस आईपीओ की आवश्यकता क्यों पड़ी और किन किन क्षेत्रों में है। शायद 3 क्षेत्र में आप कामकाज कर रहे हैं, क्या कुछ आपका बिजनेस मॉडल है और इससे क्या कुछ आपको फ़ायदा होगा, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहते हैं। बिल्कुल। तो हमारा पहली बात तो यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम लोग काम ज्यादा करें और कम बताएं लोगों को, जिससे कि हम अपने इनिशिएटिव अचीव कर पाएं। जैसे आप देखते हैं बीएलएस इंटरनेशनल में भी हमने एक कंपनी एक्वायर करी है अभी फिलहाल में ही 50 मिलियन यूरो की। तो हमें दोनों बिजनेस में काफी ग्रोथ लगती टर्की है। में जो आपने एक्वायर की कंपनी, हाँ, टर्की में जो कंपनी एक्वायर करी है 50 मिलियन यूरो की, मतलब 450 करोड़ रुपए की कंपनी एक्वायर करी है। तो जो बीएलएस इंटरनेशनल का बिजनेस है और बीएलएस ई सर्विस का बिजनेस मॉडल सिमिलर है। हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, जिसमें पब्लिक हमारे पास आती है और सिटीजन से पैसा लेते हैं पर एप्लीकेशन। तो हमें दोनों ही बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ लगती है, इसीलिए हमें लगता था कि हमें इस बिजनेस को सेपरेट करना चाहिए। और इसीलिए हमने बीएलएस ई सर्विसेज का आईपीओ करा, क्योंकि हम चाहते हैं जो पैसा हम बीएलएस ई सर्विस में कमाएं वो ई सर्विस की ग्रोथ में लगाएं, जो इंटरनेशनल में कमाएं वो इंटरनेशनल की ग्रोथ में लगाएं। तो जैसे कि बताया संदीप जी ने बहुत अच्छी तरह डिटेल में कि बीएलएस ई सर्विस के 3 सेगमेंट है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो बोलते हैं हम, उसके अंदर इंडिया के अंदर काफी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ काम करते हैं। जैसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लार्जेस्ट बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट पार्टनर हैं हमने। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, आईओबी, काफी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी एचडीएफसी, कोटक और काफी बैंक्स के साथ काम करना शुरू कर दिया है।
बात करें ई गवर्नेंस की, तो जैसे वीजा के अंदर मॉडल होता है कि एम्बेसीज आउटसोर्स करती हैं, लोग अब डायरेक्टली एम्बेसी के पास नहीं जाते, वैसे ही काफी स्टेट्स में इंडिया के अंदर जैसे यूपी, राजस्थान, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, हमें अलग अलग सर्विसेज आउटसोर्स करी गई हैं, जहां पे हमें एक्सक्लूसिव एरियाज दिए गए हैं, एक्सक्लूसिव स्टेट्स मिल गए हैं कि आप यहाँ पर जो गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे आधार या बर्थ सर्टिफिकेट रिन्यूअल या आर्म्स लाइसेंसेज या अलग टाइप की जो भी सुविधाएं आपके सेंटर्स के थ्रू हो सकती है, लोग आपके पास ही आएंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगे आप। और हम अगर बात करें इस कंपनी के रेवेन्यू की, तो हमें काफी अच्छी ग्रोथ मिली है, 250 करोड़ कुछ का रेवेन्यू करा है हमने, और 36 करोड़ का एबिटा करा है, जो 150% से ज्यादा ग्रोथ हुई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। शिखर जी, संदीप है दिस साइड। मैं आपके बिजनेस के बारे में बातचीत करूंगा, उससे पहले सर एक शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपने हाल में एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट किया था, 11 लाख शेयर आपने इशू किए थे, उसका जो प्राइस था वो 125 रुपये प्रति शेयर था, लेकिन जो आप आईपीओ लेकर आए हैं वो 129 से 135 रुपये का है। तो सवाल यही है कि जिस भाव पे आपने प्री आईपीओ प्लेसमेंट किया था, वहाँ से अब ये जो आईपीओ में आपने जो प्राइस बैंड रखा है, इसके बीच का अंतर क्या है? ये जो शेयर होल्डर्स हैं जो कि आईपीओ में अप्लाई करेंगे, इनको प्री आईपीओ प्लेसमेंट के भाव क्यों नहीं दिए जा रहे? बिल्कुल, तो देखिए पहली बात तो इसमें जो मेरे को बताया बोर्ड का डिसीजन होता है, ये प्री आईपीओ के अंदर हमें फर्म अलॉटमेंट मिली जाती है, फर्म अलॉटमेंट करी जाती है, जिसमें हमें गारंटीड कंपनी के पैसे आते हैं। तो शेयर होल्डर्स जो पहले आते हैं, जो पहले कंपनी में बेट करते हैं, तो एक ट्रेंड चलता है और ये एज पर पॉलिसी, एज पर बोर्ड डिसीजन होता है कि उनको हम बहुत नॉमिनल सा 4-5 रुपए का डिस्काउंट देते हैं। तो इसीलिए आई थिंक प्री आईपीओ 125 रुपए का करा था, या जो यही रेट था अराउंड, और अब आईपीओ प्राइस बैंड 129 और 135 के बीच का है। सर, आपके मैं ऑफर डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था, आईपीओ के जो प्रोसीड्स हैं उनको यूटिलाइज जैसे किया जाएगा, उसमें एक चीज़ लिखी है कि आप ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए बीएलएस स्टोर्स अब स्थापित करते हुए दिखेंगे। थोड़ा आप बता पाएंगे कि ये बीएलएस स्टोर्स क्या हैं, कितनी ग्रोथ होगी, कितने स्टोर्स आप खोलेंगे, कितने रेवेन्यूज़ की आप उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल, तो देखिए ये हम जो पैसे रेज कर रहे हैं अराउंड 300 करोड़, पहली बात तो सारा फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स है, सारा पैसा कंपनी में ही आएगा, प्रमोटर्स इंटैक्ट रहेंगे, बीएलएस इंटरनेशनल मेजॉरिटी होल्डर ही रहेगा आईपीओ के बाद भी इस कंपनी का। इस पैसे का हम 4 चीजों में यूटिलाइज करने वाले हैं। एक तो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांसमेंट में, जिससे हम जो हमारी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी है उन्हें कंसोलिडेट करेंगे और नई कैपेबिलिटी बनाएंगे, बिकॉज ये बिजनेस बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू डिलीवरी होती है सारी सर्विसेज की। हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रोथ का भी यूटिलाइजेशन करेंगे इस पैसे में। हम लोग 1-2 कंपनीज और देख रहे हैं जो अलाइड सर्विसेज में है, क्रॉस सेल अपसेल कर सकते हैं। हमारे पास 4 लाख से ज्यादा डेली कस्टमर्स आ रहे हैं, हमारे जो 90,000 से ज्यादा सेंटर्स बन चुके हैं इंडिया के अंदर। हम चाहते हैं कि उनको और क्या क्रॉस सेल अपसेल सर्विसेज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम वो टाइप की कंपनीज भी देखेंगे अगर उन्हें खरीद सकते हैं। उसके अलावा हमने एक मॉडल बनाया है कि हम लोग एक बीएलएस स्टोर्स बनाना चाहते हैं 1000 से ज्यादा अपने टच पॉइंट्स के अंदर। कई जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं वहां पे हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करनी स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि सर्विसेज बात करें हम इंश्योरेंस, टिकटिंग, या फिर पैन या बैंक केवाईसी अलग, या क्रॉप इंश्योरेंसेज, मोटर इंश्योरेंसेज, अलग टाइप की चीजें जो लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है, हम चाहते हैं यहाँ पे स्टार्ट करना। प्रोडक्ट्स में भी काफी सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, वाटर प्योरीफायर्स वगैरह, जो यहाँ पर लोगों में डिमांड रहती है, हम चाहते हैं कि इसको भी स्टार्ट करें। तो इसीलिए हम इनको बीएलएस स्टोर्स बनाना चाहते हैं। अगर आप देखें हमारे पास 4 लाख लोगों की डेली की कैप्टिव ऑडियंस है जो हमारी एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए आ रही है। तो अब हमारा टारगेट यही है कि इनको हम क्या और चीजें जो उनको चाहिए, जो और कहीं जाते हैं, वो हमारी जगह से ही ले पाए। ठीक है। सर, एक छोटा सा प्रश्न ये था कि आपका अभी जो ऑनलाइन कंसंट्रेशन है वो कुछ ही राज्यों में विशेष तौर पर है, तो क्या भविष्य में उसको लेकर के कुछ विस्तार की योजनाएं हैं, या फिर आपको लगता है कि ये एक जो निवेशक हैं उनके निगाह से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर दिखाई देता है आपको? नहीं, बिल्कुल, अगर आप बात करें हमारी ग्रोथ की या किन स्टेट्स में हम लोग हैं, हम लोग पहली बात बहुत कंजर्वेटिव कंपनी है। हम लोग देखते हैं हमारा मिनिमम एबिटा मार्जिन अचीव हो, जो हमारा बिजनेस मॉडल है जिसमें अपफ्रंट कैश कलेक्शन फ्रॉम सिटीजंस हो, वो वाले मॉडल पे हम स्टिक करते हैं। बहुत स्टेट्स को फायदा हो रहा है उनके बजट से। अगर आप देखें, पहली बात कोई कैश की पैसे की यूटिलाइजेशन नहीं होती, कस्टमर्स ही पैसा पे करता है, उसे टाइमली सर्विस मिलती है, एसएलए के अंदर हम काम करते हैं, ऑफिस एस्टेब्लिश करते हैं। तो काफी सारे स्टेट्स इस मॉडल्स को चालू करना चाहते हैं, जो हमने जहां भी चालू करा था बहुत सक्सेसफुल हुआ है सर, लोग बहुत खुश हैं। तो हमें लगता है बहुत सारे स्टेट्स में भी एक्सपैंड हो सकता है मॉडल, जिसमें हमारी बात चल रही है। और यही नहीं, हम इंडिया के बाहर भी, जैसे अगर आप देखें बीएलएस इंटरनेशनल में भी हमने पहले इंडिया से काम स्टार्ट करा, तो फिर उस कंपनी को ग्लोबल लेके गए थे। वैसे ही हमारा टारगेट है पहले इंडिया में मार्केट कैप्चर करें और फिर हम आगे जाकर हो सकता है इसको भी बाहर भी लेकर जाएं इस मॉडल।
सर आपने खुद कहा कि आप काफ़ी कंजर्वेटिव हैं जहाँ तक बिजनेस की बात है, और वो जो कंजर्वेटिव है या तो फिर जो कंसंट्रेशन है वो आपके क्लाइंट्स में भी साफ तौर पे नज़र आता है, क्योंकि मैं आपके नंबर्स देख रहा था H1 FY24 यानी कि वित्त वर्ष 2024 की जो पहली छमाही है उसमें आपका जो टॉप क्लाइंट है, जैसे आपने कहा कि SBI के साथ आप काम करते हैं, वहाँ से आपके आय का करीब करीब 60% के आसपास का हिस्सा आया है। तो क्लाइंट कंसंट्रेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं एक रिस्क है कि SBI से अगर बिजनेस में कोई भी ऊंच नीच होती है तो उसका आपके बिजनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट हो सकता है। तो टॉप 5 क्लाइंट्स या टॉप 10 क्लाइंट्स से आपका कितना बिजनेस आता है, और ये जो रिस्क है अगर आप इसे सही में रिस्क समझते हैं जैसा कि शेयर होल्डर मानते हैं, तो क्या इसे मिटिगेट करने के लिए या जो क्लाइंट कंसंट्रेशन है उसे डाइल्यूट करने के लिए भी कोई कदम उठा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा, इंडिया में लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई ही है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा बिजनेस उसी बैंक का होगा। हमने जो कंपनी एक्वायर करी थी लास्ट ईयर जीरो मास, वो 100% एसबीआई का बिजनेस करती थी, इसीलिए हमारा काफी शूटअप हुआ ग्रोथ एसबीआई के बिजनेस के अंदर। पर वो उसके बावजूद हमने काफी सारे नए बैंक्स के साथ ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में और भी बैंक से हमने जो स्टार्ट करा है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर HDFC, कोटक, करूर व्यासा बैंक, इन सब बैंक्स के अंदर भी हमने बहुत बड़े तादाद में इनके सेंटर्स खोलने शुरू कर दिए हैं। सर्विसेज अच्छी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो हमें लगता है कोई रिस्क नहीं है। आगे जाके हमें बाकी बैंक्स के अंदर भी ग्रोथ मिलेगी और एसबीआई के अंदर भी हमें ग्रोथ मिलेगी और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी, हमारा रीच बढ़ेगा और हर ब्रांच के अंदर बैंक हर महीने नए नए प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा है, जिससे हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट भी बढ़त आएगी। जी शिखर जी, सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन थोड़ी सी समय की कमी है, और उम्मीद करते हैं हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हो और जो भी शेयरधारक आप पर भरोसा जता रहे हैं उनको अच्छा खासा मुनाफा मिले। हालांकि ज़्यादातर एक्सपर्ट से हम बातचीत करते हैं तो उनकी थोड़ी सी शिकायत यही रहती है कि जो मैनेजमेंट होती है वो निवेशकों के लिए बहुत कम छोड़ती है। तो प्राइस बैंड से संतुष्ट हैं आप कि निवेशकों को कुछ मिलेगा? देखिए, हम लोग मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम लोग कंपनी बीएलएस इंटरनेशनल की भी बात करें तो हम हर समय शेयर होल्डर्स के हित में ही फैसले लेते हैं। डिविडेंड्स की बात करें या हमने जो बीएलएस इंटरनेशनल में इतनी बड़ी एक्विजिशन करी है, 15 साल जो हमने पैसे कमाए थे सारे हमने मेजोरिटी चंक एक कंपनी में लगाया और आई थिंक निवेशकों को फायदा दे रहे हैं। तो हमारा यही टारगेट रहता है बीएलएस ई सर्विस में भी कि हम कंपनी की ग्रो करें, रेवेन्यू प्रॉफिट सस्टेनेबल बेसिस पे रेवेन्यू प्रॉफिट की ग्रोथ पे फोकस करें। तो हम लोग तो यही चाहेंगे, हम भी बीएलएस इंटरनेशनल एक सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, इस कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, तो हम यही चाहेंगे कंपनी की ग्रोथ हो, रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन्ड मैनर में पूरे इकोसिस्टम का फायदा हो, हमारे कस्टमर्स, हमारे पार्टनर्स, हमारे शेयर होल्डर्स। आई थिंक तभी लॉन्ग टर्म कंपनी की भी ग्रोथ होगी और सबकी ग्रोथ होगी। बिल्कुल बात सही कही। और बीएलएस इंटरनेशनल का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एक महीने में 26%, पिछले 6 महीने में 66% और एक साल के अंदर 133% का रिटर्न यहाँ पर शेयरधारकों को मिला है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और उम्मीद करते हैं लिस्टिंग के दिन भी आप अपना समय देंगे तो और डिटेल में हम लोग कंपनी के एक्सपेंशन प्लान पे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस आईपीओ को। धन्यवाद। रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे, कल से आईपीओ खुल रहा है, क्या कुछ आपको लग रहा है? मैनेजमेंट को आपने सुन लिया डिटेल में, और जो कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है उसने काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दिए हैं, हाल ही में एक्विजिशन किया है। इस ये जो कंपनी है इससे क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या आप संतुष्ट हैं जो प्राइस बैंड रखा गया है उससे? सर आप म्यूट हैं सर। ब्रांड की अगर चर्चा करूं तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि शायद अगर 105, 108 रुपए या 110 के अंदर आता तो इन्वेस्टर को यहाँ पर ज्यादा मौका मिलता। और अभी जो देखा जाए ओवरऑल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बस एक रिस्क यहाँ पर खड़ा होता है कि जो ये सर्विसेज दे रहे हैं और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी यहाँ पर चेंज हो रही है, क्या कोई टेक्नोलॉजी ड्रिवन कोई कंपनी अगर ऐसा आती है आगे तो उसका रिस्क कितना होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कंपनी ऑब्वियसली है कि फंडामेंटल स्ट्रांग है, नंबर्स अच्छे हैं, तो बिल्कुल एक बार को फोकस किया जा सकता है। और प्राइस बैंड भी ऐसा बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन हाँ ये कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा अग्रेसिव आपको शेयर धारक जो है वो इन्वेस्ट करते हुए नहीं नजर आएंगे। और इस समय अभी जो जीएमपी का नंबर देख रहे हैं वो भी थोड़ा सा ओवर प्राइस सा दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। और चूंकि मनी 9 पे हम लोग चाहते हैं कि जो लोग इन्वेस्ट करें उनको बेहतर मुनाफा मिल सके, तो कल तक के एक बार नंबर को और वॉच करना चाहूंगा। लेकिन हाँ, पहला जो मोटा मोटा एक समझ में आ रहा है कि एक बार को निवेश की रणनीति बनाई जा सकती है। तैयारी तो रखिए, बेल्ट बांध कर रखिए बिल्कुल। अगर अच्छे नंबर्स और आगे जनरेट होते हैं तो एक बार को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की राय बनती है। चलिए, तो थोड़ा अभी चूंकि हाल वैसे भी आईपीओ कल से खुलेगा
तो लेकिन आप तैयारी अपनी सीट बेल्ट बांध करके रखिए। और रवि जी का कहना ये है कि कल परसों में थोड़ा और डिटेल से में वो अध्ययन करेंगे, उसके बाद से और पुख्ता राय बनाएंगे, खासतौर से सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या करें, क्या जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है क्या उसमें तेज़ गिरावट तो नहीं आ रही है या वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन तमाम चीज़ों का अध्ययन करके वो रणनीति बनाएंगे। लेकिन हाँ, पैसे अपने सुरक्षित आप रखिए, ताकि आपको अगर पैसे लगाने हो तो कोई समस्या ना आए। महीने का आखिरी वैसे भी चल रहा है तो थोड़ा सा मतलब अलर्ट रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन हाँ, एसएमई में काफ़ी सारी हलचल है। मैं चाहूँगा कि संदीप जी एक साथ अगर आप फटाफट बता दें कौन कौन सी कंपनियां हैं, क्या स्थिति देखने को मिल रही है, तो रवि से मैं आपको 2 भाग में बताता हूँ। एक वो कंपनियां जो कि पहले से एसएमई साइड में खुली हुई हैं, 2 इशू हैं वो, और फिर 4 इशू आपको बताऊंगा बाद में जो कि आज ही खुले हैं। तो जो पहले खुले हुए हैं उसमें डेलाप्लेक्स है जो कि 25 तारीख को खुला था, 30 तारीख यानी कल तक खुला रहेगा। 186 से 192 का प्राइस बैंड है। 46 करोड़ रुपए ये कंपनी जुटाना चाहती है, जिसमें से फ्रेश इशू करीब 34.5 करोड़ रुपए का है। वो 11.5 करोड़ रुपए ओएफएस के जरिए जो मौजूदा निवेशक हैं वो अपने शेयर बेचेंगे, उनको मिलता हुआ दिखेगा। 12:45 बजे तक के नंबर्स मैं आपके सामने रखता हूँ। जो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स हैं वो करीब 14 गुना के आसपास के हैं। और इस कंपनी में आप देखिए 192 रुपए का हायर प्राइस बैंड है, 125 रुपए पर शेयर के आसपास का आपको जीएमपी नजर आएगा। इसमें एक ही चीज मेंशन करना चाहूंगा विपुल जी कि डेलाप्लेक्स आईएनसी एक यूएस की कंपनी है, उसकी ये सब्सिडरी कंपनी है जो कि करीब 51% इस कंपनी में होल्ड करती है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। फोन बॉक्स रिटेल ये भी एसएमई कंपनी है जो कि 25 को खुली थी, 30 तारीख यानी कल बंद होगी। 66 से 70 रुपए प्राइस बैंड है, 20.5 करोड़ रुपए के आसपास का इशू है। ये फ्रेश इशू है, कंपनी को ही पूरा पैसा मिलेगा, ओएफएस का कोई पार्ट नहीं है इसमें। 12:45 बजे तक इसमें आप देखिए करीब 80 गुना के आसपास के सब्सक्रिप्शन देखने को मिले थे। 70 रुपए का हायर प्राइस बैंड है, 120 रुपए का आपको यहाँ पे जीएमपी नजर आएगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम नजर आएगा। सर आप इन दोनों में से किसी पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे, अगर आपने ट्रैक देखा हो इन दोनों में से किसी शेयर को? तो देखिए दोनों को देखा है, डेलाप्लेक्स और डॉक मोड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज, और साथ में एक और जो यहाँ पर मेगा दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है तीनों में एक चीज बड़ी कॉमन सी है, और तीनों का बोरोइंग उसी कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ के साथ है जिस कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ के साथ उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। हालांकि बोरोइंग का ऐसा कुछ बिजनेस मॉडल नहीं दिखाई देता, तो मुझे वहां पर थोड़ा अलर्ट दिखाई देता है। तो अलर्ट अगर दिखाई दे तो चाहे जीएमपी आपको 100 गुना मिल रहा हो, लेकिन आपका पैसा है, तो अवॉइड करने की राय है। बिल्कुल भी यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं होगी इन तीन के तीनों में लगाने जी। ये राय फिलहाल निकल करके आती है। इस बीच जो है रचित जी कह रहे हैं कि सर एनएचपीसी के बारे में बता दीजिए। सर आप थोड़ा सा सब्र कीजिए थोड़ा सा इस सेगमेंट खत्म हो जाए। आखिर में चुन चुन के में रवि जी ने वादा किया हुआ, वो बिना बताए जाएंगे नहीं आपको एनएचपीसी के बारे में, तो निश्चिंत रहिए। लेकिन अभी जान लीजिए कि आईपीओ बाजार में क्या हलचल चल रही है, एसएमई के कौन कौन से आईपीओ आज से खोले हुए हैं, वो डिटेल जरा संदीप जी से समझ लेते हैं। 4 इशू हैं इसमें। पहला है बवेजा स्टूडियोज का, 29 जनवरी यानी आज खुला है ये, और 1 फरवरी तक खुला रहेगा। 170 से 180 रुपये इसका प्राइस बैंड है। 97 करोड़ रुपये के आसपास का इशू, जिसमें फ्रेश इशू आप देखेंगे 72 करोड़ रुपए का, और 25 करोड़ रुपए के आसपास की रकम ओएफएस के जरिए इनके निवेशकों को जाती हुई दिखेगी। कुछ खास रिस्पांस देखने को मिला नहीं है। 12:45 बजे तक जो नंबर्स हैं, जब हमने ग्राफिक्स प्रिपेयर किए थे, तो आधा गुना के आसपास भी आईपीओ नहीं भरा था। हालांकि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 25 रुपये का है। माइंक कैटल फूड ये आज खुल के 31 जनवरी तक खुला रहेगा। फिक्स प्राइस इशू है, 108 रुपये का इशू प्राइस तय किया गया है। 19.5 करोड़ रुपये के आसपास की रकम ये कंपनी जुटाएगी, जो कि पूरी फ्रेश इशू के जरिए इस कंपनी के पास ही आती हुई दिखेगी। 12:45 बजे तक एक आधा गुना के आसपास ये आईपीओ भरा था, और 10 रुपये के आसपास का आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम नजर आएगा। हर्षदीप होर्टिको ये कंपनी भी आज ही इसका आईपीओ खुला है और 31 जनवरी तक खुला रहेगा। 42 से 45 रुपये इसका प्राइस बैंड है। 19 करोड़ रुपये के आसपास से जुटाएंगे, जो कि टोटल फ्रेश इशू ही है। और इस कंपनी को अगर आप देखें तो 1 गुना के आसपास के जो आंकड़े हैं वो सब्सक्रिप्शन के मिले थे। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम एब्सेंट है, कोई भी इस कंपनी को लेके फिलहाल इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा है। और चौथी कंपनी है मेगाथर्म इंडक्शन, जिसके बारे में रवि जी बात कर भी रहे थे। ये भी 31 जनवरी तक खुला रहेगा। 100 से 108 रुपये का इशू प्राइस है, और 54 करोड़ रुपये कंपनी जुटाएगी। फ्रेश इशू है, पूरा पैसा कंपनी के पास ही आएगा। 12:45 बजे तक देखें आज ही खुला है, लेकिन 3 गुना के आसपास ऑलरेडी ये भर चुका है। ग्रे मार्केट में भी एक्शन है, 75 रुपये के आसपास आपको प्रीमियम नजर आएगा। टॉप बैंड जो है प्राइस बैंड का वो 108 रुपये का है। 75 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम देने को तैयार है एक एप्लीकेशन पे। चलिए, तो ये जो है आज से खुले हुए हैं, इस पर क्या करना चाहिए रवि जी से पूछते हैं। उससे पहले जो है सपना जी कह रही हैं विपुल जी आज मनी 9 में क्वेश्चंस का तूफान आ गया है। तो मैम तूफान आने दीजिए, आंधी आने दीजिए, लेकिन आपका प्रश्न ले लिया जाएगा इंडियन सेक्टर होम पे। अभी आईपीओ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसी में हम डिस्कशन में जो है आपका प्रश्न ले लिया जाएगा। रवि जी पहले जो एसएमई आईपीओ आज से खुले हुए हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कई में तो काफ़ी अच्छा जो है सब्सक्रिप्शन के आंकड़े भी देखने को मिल रहे हैं पहले दिन। आपने अगर इनमें से किसी को ट्रैक किया हो, किसी पे टिप्पणी करना चाहें आप तो? देखिए, आप अनफॉर्चुनेट होगा, शायद मेरे ख्याल से आईपीओ की भीड़ में कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मिस आउट होते जा रहे हैं। और
मनी नाइन ही एक ऐसा प्रोग्राम है जिसपे कि हम लोग कोशिश करते हैं गाइड करने की आपको कहाँ पर लगाना चाहिए। सब कुछ देखने के बाद मैं अगर एक तरफ से अभी मैं उसी का एक कंपैरिजन शीट बना रहा था, तो आज स्टार्ट करूं, दो तीन के मैंने पहले व्यू दे दिए थे, हर्षदीप और मयंक और साथ ही बवेजा स्टूडियो। इन तीनों का भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आप आईपीओ को कर लीजिए इग्नोर। और ऐसा मत समझिए कि बजट है ये है तो आपको कहीं ना कहीं से बड़े अच्छे मोमेंटम मिल सकते हैं, लेकिन हाँ एसएमई आईपीओ में शायद वो एसएमई आईपीओ में कहीं ना कहीं से मिसिंग है। और मैं सिर्फ एक ही रीजन दे रहा हूं, अगर आप बैलेंस शीट देखना चाहते हैं जानते हैं तो सिर्फ जो भी ओपन करिए बोरोइंग देखिए। बोरोइंग अगर इतनी किसी कंपनी की बढ़ जाती है और उसके साथ प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है तो कहीं ना कहीं झामाझोल है, और वो मुझे समझ नहीं आ रहा। हो सकता है एसएमई आईपीओ में आपको ये अच्छे लिस्ट होते हुए नजर आए, लोगों का रुझान इतना जबरदस्त है, अग्रेसिव मोमेंटम हो, लेकिन फंस गए तो फिर डूब जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इन पांच के पांचों आईपीओ को अवॉइड करने की मेरी क्लियर राय। ठीक है, एसएमई आईपीओस को अवॉइड करें। मेन बोर्ड का जो आईपीओ है उस पर जो है नज़र बना कर रखें, पैसे तैयार रखें, और कल से खुलेगा तो जो है क्या रणनीति होनी चाहिए और डिटेल में आपको बताएंगे। फिलहाल ये राय निकल करके आती हुई सर, बहुत सारे आईपीओस को के सेगमेंट में सवाल जो आते हैं उनमें से कुछ एक सवालों के उत्तर हम चाहेंगे कि आपसे ले लें। एक तो स्वप्ना रेड्डी जी हैं जो कि जानना चाह रही हैं कि इंडियन शेल्टर होम फाइनेंस में क्या अभी न्यू एंट्री ली जा सकती है, ये भी अभी हाल ही की लिस्टिंग है। इसके अलावा रचित जी जानना चाह रहे हैं, नहीं ध्रुव मेहता जी हैं, ध्रुव मेहता जी जानना चाह रहे हैं कि टाटा टेक्नोलॉजी में रिजल्ट्स के बाद अब क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। टाटा टेक पे हमने देखा काफ़ी सारे सवाल रहे हैं सर, होल्ड करना चाहिए अब निकल जाना चाहिए। क्या ध्रुव जी आपने कब लिए थे, आईपीओ से ही पड़े हुए हैं या बाद में आपने एंट्री ली थी, ये भी आप डिटेल दे दीजिए ताकि हम इसको और फर्दर पूछ सकें। पहले इंडियन शेल्टर होम सर। देखिए इंडियन शेल्टर होम में मुझे ऐसा लगता नहीं कि कुछ ऐसा आप मिस कर रहे हैं या कुछ ऐसा बहुत ज्यादा अग्रेसिव यहाँ पर कोई मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अवॉइड रखना ज्यादा अच्छा है। दूसरा टाटा टेक्नोलॉजीज का भी मैं एक बार में आंसर कर देता हूँ। देखिए जो हवा थी वो उड़ गई है, चिड़िया अभी आपके खेत के बाहर है, तो फिर जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत करिए, नहीं तो चोट खा जाएंगे। और गिरने दीजिए, थोड़ा गिर जाने दीजिए सर, 5-10% गिर जाएगा तो सुविधाजनक होगा। और अग्रेसिव बाइंग आपको देखने को अब ऐसा मोमेंटम नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए, जबरदस्ती घुसने की कोशिश मत करिए। लेकिन सर मेहता साहब ने जो है ना, ध्रुव जी ने आईपीओ से होल्ड करके रख रहे हैं, तो क्या आप ये एक बार प्रॉफिट बुक कर लें इनको, इनके लिए, चूंकि इन्होंने लंबी अवधि का सोचा होगा, जो भी रणनीति इन्होंने अपनाई हो, तो क्या आईपीओ पे जिनके पास है मेहता जी की तरह, जिन्होंने सोचा कि टाटा ग्रुप के समूह की कंपनी है और अच्छा मुनाफा मिलेगा, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए मुझे तो लगता है मैं उनकी जगह होता तो मैं बिल्कुल बुक कर लेता, और आज नहीं बुक करता, अगर मनी नाइन को फॉलो कर रहा हूँ तो पिछले 3 हफ्ते पहले ही बुक कर लेता, जिससे थोड़े और अच्छे प्राइसेस मिल रहे थे। तो चाहिए तो बुक कर लीजिए सर। मेहता साहब ये आपके लिए फिलहाल राय निकल करके आती हुई। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। शफीक अंसारी साहब कह रहे हैं कि सर इनमें से किसी पर आप अगर टिप्पणी करना चाहें। एक तो इनोवा कैप के ऊपर इनका प्रश्न है कि क्या करना, फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं इनोवा कैप में, और सेलो वर्ड में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। इन दो में से किसी में आपको लग रहा है कि शफीक साहब को एंट्री करनी चाहिए? इनोवा कैप में भी हमने अच्छा रनअप देखा है। देखो सर, मैं आपको, आज आप सोच रहे होंगे आज मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि जब गूगल और साथ में विकिपीडिया बैठे हो तो मुझे बहुत डर लगता है। और मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको आईपीओ में, जो अभी आपने इनोवा कैप की बात की, आप चार्ट से कुछ नहीं आपको समझ में आएगा इस समय। जब जो इनके प्रीमियम जब लिस्ट होते हैं, जब बहुत ज्यादा अग्रेसिव तरीके से लिस्ट होते हैं, हर एक एरेडा नहीं बनने वाला। और दूसरा कि ऑलरेडी वो ऊपर साइड पे लिस्ट है, क्वार्टर 2 क्वार्टर के रिजल्ट के बाद ही कुछ उसमें चाल आती है। तो अभी आपने देखा कि उनमें गिरावट का ट्रेंड है या रुके हुए हैं। अब रुके हुए हैं तो आज आप इन्वेस्ट कर देंगे, 6 महीने बाद भी ये रुके रहेंगे, तो फायदा नहीं है। पैसा आपका इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट उसमें मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी इनोवा कैप को भी यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। 510 चल रहा है, 470, 480, और मुझे तो ऐसा लगता है शायद 450 भी हम देख पाए, तो फिर मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने की राय यहाँ पर अभी नहीं दे पा रहा। ठीक, उम्मीद करते हैं अंसारी साहब आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। वैसे भी समय ज़्यादा हो गया है। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और इस कार्यक्रम की शोभा आपने जो बढ़ाई है आज, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस कार्यक्रम में शामिल। भाग्य मेरा सर आपके साथ बैठने का मौका। चलिए तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ, हमें इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।